नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SVM क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। तो चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सवाल वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कहानी है यह है आर्यभट्ट, मतलब एक तरह से जीवनी कह सकते हैं। आर्यभट्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही क्वेश्चन है, उसे आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा, आपको मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षक के केंद्र रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह इन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके, उनकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा कि किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसे लोग भी बसे होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश के विद्यमान नक्षत्र की खोजबीन करने के लिए प्रेरित की। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्र में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। युगों से जो परीक्षण चल रहा था, मतलब जो कार्य किए जा रहे थे नक्षत्र के बारे में कुछ जानने के लिए, तो वो कार्य जब सफल हुआ तो अभी लोग धरती पर बैठे बैठे नक्षत्र के बारे में जो वहाँ पर जो घटना होती है, जो चीज़ होता है, तो वो जान जाते हैं। भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्र के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। आज से बहुत वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्र के बारे में भी चिंतन किया जाता था। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले आर्यभट्ट जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है। किनके अनुसार? आर्यभट्ट के अनुसार। आर्यभट्ट के अनुसार तारामंडल जो है वह स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। हम भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं और हम लोग जो हैं पृथ्वी पर जो रहते हैं वो भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था। ऐसा जो अभी जो ये है ये वैज्ञानिक तत्व है, और उस समय ऐसा बात करना कि मतलब पृथ्वी घूमती है, हम भी घूमते हैं, ये सब बात करना एक पाप समझा जाता था। क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, इसलिए उस समय अगर आप कहते कि पृथ्वी घूमती है तो ये पाप समझा जाता था। आर्यभट्ट का जन्म असमक प्रदेश में 476 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? असमक प्रदेश में 476 ईस्वी में। गोदावरी एवं नर्मदा के बीच के क्षेत्र को असमक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। असमक प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? गोदावरी और नर्मदा के बीच के क्षेत्र से। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, गोदावरी एवं नर्मदा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो असमक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप इस तरह से इसका आंसर दीजिएगा। वे अपने नए विचार का प्रचार करके लोगों में व्यापक अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों विषयों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र नगर में थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेधशाला थी, जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता था। ज्योतिष सम्राट किसे कहा जाता था? तो आर्यभट्ट को, ये आपको याद रखना है जाता है। पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। इन विषयों में उन्होंने अनेक पुराने मान्यता को खंडन कर नवीन मतों की स्थापना की। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी भी दबाव में आकर गलत बात को स्वीकार करना
उनके स्वभाव के विरुद्ध था। आर्यभट्ट ने अपने अनुभव और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में संकलित किया। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। उनकी पुस्तक के इस श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब वो पुस्तक लिख रहे थे, और कुछ मतलब जो अपनी जानकारियाँ थे वो दे रहे थे। उस समय वो 23 वर्ष के थे जब यह पुस्तक लिखी गई है ना। यह आश्चर्य की बात, क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथ और परंपरागत धारणाओं को खंडन कर नवीन विचार और धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम न था। आर्यभट्ट में गणित और ज्योतिष दोनों ही हैं। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोक में सिमटा हुआ है। यह है गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार। आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वास का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर चक्कर लगाती है? ऐसा सवाल रहेगा तो उसका आंसर आपको देना है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होगी, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण होगी। समझिए, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये भी एक सवाल हो गया, चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है या नहीं? तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोग ने जान लिया था कि चंद्रमा के प्रकाश होने तथा पूरे गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्ग से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया, और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशि का विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश में ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्यभट्ट में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। आर्यभट्ट की सबसे उपलब्धि शून्य की उपयोगिता के प्रमाणित करना था। शून्य की क्या उपयोगिता थी, इसे भी आर्यभट्ट ने ही बताया। शून्य का खोज एक तरह से कह सकते हो कि आर्यभट्ट ने ही किए भी थे। शून्य का खोज करता आर्यभट्ट को ही माना जाता है, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की माप में शून्य एक महत्व सर्वविदित है। अंतरिक्ष में सभी गणनाएं इसके बिना असंभव है। कुछ विद्वान के कथानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दी। पहले ही बता दिया हूँ कि शून्य का ज्ञान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया। आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दी। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञ को थी। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 मतलब कि 1500 वर्ष पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियां को बड़ी कुशलता से समझाया तथा नए नए सिद्धांत स्थापित किए। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया।
उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजा उसके कोण का अध्ययन कर कोण की समिति की नई पद्धति की खोज की। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी इसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हो, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्ट में देखी जा सकती हैं। आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वास के रास्ते से जुदा है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। श्रुति स्मृति और पुराणों के परंपरा के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया था कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। इसलिए आज हमने उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक का नाम दिया, आर्यभट्ट। पाठ्यपुस्तक विकास समिति से यह लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे आप लोग ज़रूर से याद कीजिएगा। अनुपम होता है मतलब होता है सुंदर, नक्षत्र मतलब तारा, उपग्रह बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, अपूर्व जिसके जैसे पहले ना हुआ हो, अंतरिक्ष आकाश, मिति मतलब माप, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा क्या है ऐसे होता है, जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।